हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण। सिविल्स मंथन एंड जीके गुरुकुल में आपका स्वागत है। लूसेंट की जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें आगे हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 23 एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। इसमें सबसे पहला जो है वो है गवर्नर। सबसे पहले आप ये जान लेना कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है ना, वो 90% सेम है आपस में। जैसे जैसे चीजें प्रेसिडेंट वाले में दी हुई हैं, जैसे प्रेसिडेंट काम करता है, प्रेसिडेंट की चीजें मेंशन है, वैसे वैसे गवर्नर की होंगी। लेकिन फिर भी हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और ये उसी के प्लेजर के अंडर अपना ऑफिस जो है होल्ड करता है। और जब इसको उतारना होता है, ये रिजाइन किसको करते हैं? रिजाइन भी ये प्रेसिडेंट को ही करते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन के लिए, पोस्ट की क्वालिफिकेशन के लिए सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, इनकी एज 35 होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो है वो होल्ड नहीं करते होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है कि गवर्नर किस किस को अपॉइंट करता है। जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, जितने भी मेंबर्स उनके हैं, उनकी जो ओथ होती है, या फिर सीएम का अपॉइंटमेंट जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, वो सारा अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और गवर्नर की जो टर्म होती है वो प्रेसिडेंट वाले की तरह 5 साल के लिए ही होती है, लेकिन वो उससे पहले भी प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस किए जा सकते हैं या फिर उनको रेजिग्नेशन दिया जा सकता है। गवर्नर जब किसी स्टेट में अपॉइंट किया जाता है ना, वो ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे किया जाता है। मतलब जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेगा कि स्टेट में हमें ये गवर्नर बैठाना है, तो वही वो उसी को प्रेसिडेंट को बोलते हैं, प्रेसिडेंट उसी बंदे को अपॉइंट कर देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि गवर्नमेंट चेंज होगी, सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होगी, अभी बीजेपी वाले चल रहे हैं, मान लो कल को कांग्रेस आ जाती है, तो जहां जहां भी बीजेपी वालों ने अपने बंदे बैठा रखे हैं एज अ गवर्नर, तो ये चाहते हैं कि वो रिजाइन करके अब हम खुद के बंदे बिठाएंगे वहां पे, क्योंकि गवर्नर डायरेक्टली इनके अंडर होता है। जो जो चीजें स्टेट में हो रही होती हैं गवर्नर इनको बताता है, ठीक है। तो सारे काम धाम जो होता है आपस में एक दूसरे से को बता के करते हैं। तो इसीलिए फिर वो दोबारा जब आते हैं, फिर वो फोर्सफुली भी इनको समटाइम्स रिजाइन करवा देते हैं, भले इनकी टर्म 5 साल की पूरी हुई है या नहीं हुई है, वो मैटर नहीं करता। और आगे है कि गवर्नर जो है वो मोर देन वंस भी इलेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कि वाई एन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है। मान लो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इन कंकरेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो इस चीज के लिए भी गवर्नर ही इसकी देखरेख करेंगे। गवर्नर देखेंगे कि ये सही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं करे, तो ये प्रेसिडेंट को बताएंगे। उसके बाद में प्रेसिडेंट देखेंगे कि हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना है या फिर क्या करना है। ये सारी जो चीजें हैं स्टेट में कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही, फ्रिक्शन फ्री होनी चाहिए चीजें, और सेंटर के अकॉर्डिंगली चीजें चलनी चाहिए। ये सारा काम के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ये सब आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर्स के पास एग्जैक्टली वही सेम पावर्स होती हैं जैसे प्रेसिडेंट के पास होती हैं, लेकिन कौन कौन सी नहीं होती हैं वो यहाँ पे दी हैं, वही इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ लेते हैं। एक तो इसके पास कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती, ये प्रेसिडेंट के ही सोलली ये प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं। उसके बाद में इनके पास कोई मिलिट्री पावर भी नहीं होती है। बाकी इनके पास पार्डनिंग पावर सारी होती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली ना किसी की भी जैसे मान लो किसी को ना डेथ सेंटेंस मिला है, तो डेथ सेंटेंस को ये पार्डन नहीं कर सकते। बाकी किसी को मान लो 10 साल की सजा मिली है, या फिर ज्यादा फाइन की सजा मिल गई है, 7 साल की सजा मिल गई है, तो ऐसी चीजों को में इनके पास पावर है, वो पार्डनिंग पावर्स हैं। लेकिन डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की इनके पास पावर नहीं है, और ये प्रेसिडेंट के पास है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी हैं? जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें वो होता है कि ये किन किन को इलेक्ट करते हैं। जैसे एडवोकेट जनरल को ये इलेक्ट करते हैं। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? जैसे स्टेट में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ही इसके बारे में पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, इनको ओ दिलाने का काम ही इनका है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी यही अपॉइंट करते हैं। लेकिन आप साथ में ना एक चीज और ध्यान में रखना, जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे दे भी रखी है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनका जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है
उनका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, उनका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये चीजें यहाँ पे दी नहीं है लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? गवर्नर करता है, लेकिन इनको रिमूव कौन करता है? रिमूव इनको प्रेसिडेंट ही करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने ऑलरेडी देख लिया है। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट भी हमने देख लिया है कि वो भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। आगे है कि गवर्नर के पास जजेस को अपॉइंट करने की कोई पावर नहीं होती। वो सारी पावर जो होती हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। देखो यहाँ पे ना थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंटर में जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो हम सोचेंगे फिर स्टेट में वही चीजें गवर्नर के द्वारा होंगी, लेकिन ये चीजें ना थोड़ी एक्सेप्शन में आ जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स हैं, आ भी सकते हैं। उसके बाद में जैसे प्रेसिडेंट स्टेट पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करते हैं, इसी तरीके से ये अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसमें भी ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करते हैं। सेंटर में प्रेसिडेंट हो गए और स्टेट में गवर्नर हो गए, और उनका बेसिस वही सेम है कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, इन बेसिस के ऊपर किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि लेजिस्लेटिव जो है इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी गवर्नर जो है वो पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में शायद आपको चीजें याद भी आ रही होंगी अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं, कि प्रेसिडेंट की जो इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए, प्रेसिडेंट शुड बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, लेकिन वो पार्लियामेंट का इंटेग्रल पार्ट होता है। इसी तरीके से ये स्टेट लेजिस्लेचर का एक मतलब इंटेग्रल पार्ट होते हैं। ये सेशन को एड्रेस करते हैं, उसके बाद में वैसे सेम ही जैसे प्रेसिडेंट भेजते हैं सेंटर पार्लियामेंट को समन करने का, प्रोरोगेशन का, फिर डिसॉल्व करने का स्टेट असेंबली को, यही गवर्नर करते हैं। देखो अगर आपने प्रेसिडेंट का चैप्टर जो है वो नहीं सुना है अभी तक, वो नहीं देखी हैं वीडियोस, तो मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि पहले आप प्रेसिडेंट के चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो देखो। आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं इनको अच्छे से समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा। उसका रीजन यही है कि ये चीजें ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, जैसे सेंटर में काम करती हैं वैसी ये चीजें आगे स्टेट में काम करती हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा इलाबोरेटली ये चीजों को उन चैप्टर्स में बताया है। तो गवर्नर के लिए आप प्रेसिडेंट का चैप्टर जरूर देखिए। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि पार्डनिंग पावर्स मैंने बता दी, वही सेम रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, इसको मैंने डिटेल में वहीं पे बताया था आपको। जो इमरजेंसी की पावर है वो गवर्नर के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर ये डिक्लेयर करेगा कि अभी ये स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे स्टेट असेंबली डिक्लेयर कर दो प्रेसिडेंट रूल। नहीं, ये गवर्नर बता देगा प्रेसिडेंट को कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये इन कंकरेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, अभी इनका वर्किंग आप देख लीजिए। उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि असेंबली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गवर्नर के पास असेंबली के रिलेटेड, इमरजेंसी के रिलेटेड कोई पावर नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया कि गवर्नर जो है रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट के पास में। उसके बाद में देखो जब एक बार ना बिल ऐसे होता है कि बिल पहले जाता है सेंटर में, लोकसभा में अगर इनिशिएट हुआ है, अगर राज्यसभा में इनिशिएट होता है राज्यसभा में, ठीक है, फिर इसमें पास हो गया तो अगले हाउस में चला जाता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है, और वो अगर प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है तो बिल बन जाता है। हमने ये बहुत अच्छे से देख लिया। और सेंटर में स्टेट्स में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहीं पे जैसे बिल इनिशिएट हुआ, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है तो ये डायरेक्टली चला जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर अगर असेंट देता है तो ये बिल बन जाता है, एक्ट बन जाता है और ये पास हो जाता है, पास मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि गवर्नर को ऐसा लगे कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब ये कुछ सेंटर का भी इसमें वो कर रहे हैं, कुछ वायलेशन हो रहा है, ये बिल को मुझे रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, मुझे अपनी असेंट नहीं देनी है, मुझे प्रेसिडेंट के साथ कंसीडर करना है एक बार। तो ये अगर ऐसे रख लेते हैं ना बिल को, उसके बाद में ना गवर्नर का कोई रोल रह नहीं जाता। उसके बाद अगर तो प्रेसिडेंट असेंट दे दें तो वो बिल बन जाता है, अगर वो नहीं देते हैं तो वो बिल लैप्स हो जाता है। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई सही है तो फिर से गवर्नर के पास जाएगा एंड गवर्नर उसको पास करेगा, ये समझने की जरूरत है। तो ऐसे नहीं होता,
एक बार गवर्नर ने कोई बिल रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए तो गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, भले वो स्टेट बिल है तो प्रेसिडेंट के असेंट देने पे ही वो एक्ट बनेगा, पास माना जाएगा। और ये जो है ना, ये गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। आगे हम देखते हैं, आगे जो है ना ये यहाँ पे दे रखा है चीफ मिनिस्टर्स एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये पता नहीं बीच में से इन्होंने दे दिया, फिर आगे जाके डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर दे रखी हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, पहले डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। देखो गवर्नर जो है ना, मैंने बार बार आपको वही बोल रही हूँ कि स्टेट में कोई भी बिल है जो स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये इसकी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन जो है गवर्नर की दो तरीके की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और एक होती है पर्सनल डिस्क्रिशन। ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में 2-3 चीजें और आती हैं, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। जैसे वो रिकमेंड करता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, गवर्नर रिकमेंड करता है। और स्टेट की इस टाइम पे क्या पोजीशन है, ये भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में आता है। और बाकी ना इतना इंपॉर्टेंट वैसे ये है नहीं मुझे लगता है। बाकी जो चीजें हैं यहाँ पे दे रखी हैं जो उसकी पर्सनल डिस्क्रिशन में आती हैं, वो यही है कि जैसे कोई बिल है, जो बिल आ गया है, जैसे स्टेट असेंबली में बिल आया है, ठीक है, उसको लगे कि गवर्नर को ऐसा लगे कि भाई ये जो बिल है ना, ये शेड्यूल एरिया या फिर ट्राइबल एरिया के लिए सही नहीं है, तो ये उस बिल को भी रिजर्व कर सकता है। इसी तरीके से असम के लिए ये अलग से अपना कोई मतलब रिकमेंडेशंस दे सकता है कि नहीं ये इन अकॉर्डिंग विद द लॉ नहीं है, या फिर असम के लिए अलग से मतलब हमें कोई और प्रोविजंस डालनी होंगी। इसी तरीके से सारी आगे आप पढ़ सकते हो कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी इसी तरीके से अपने स्टेट के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है कि वो स्पेशल स्टेट के अच्छे काम के लिए आप बिल को मतलब कि बिल में चेंजेस कर सकते हो, वो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये नागालैंड का ये सारा आपको दे रखा है यहाँ पे, ये आप एक बार पढ़ लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लगभग हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी आगे के चैप्टर में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।